Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to teach you physics of standard 9. Our motion chapter is going on. In last videos we have completed about Newton's second law of motion, inertia, first law and different type of examples related to that topics. Okay. Now we have to discuss about 1 Newton force. I have already told that the SI unit of force is Newton. तो एक्चुअल में 1 न्यूटन होता क्या है यहाँ पे हमें ये समझना है. आपको गिवन कर रखें डिफाइन 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन को डिफाइन करें. आपको फॉर्मूला था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. अब देखिएगा यहाँ पे आपका फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है. तो फोर्स यानी ये फोर्स 1 न्यूटन कब होगा? जब मास आपका कितना हो 1 किलोग्राम हो और एक्सीलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो. इट मीन्स अगर आपको मास 1 kg दिया है समझिएगा और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तब यहाँ पे आप निकालिए कि फोर्स को, तो मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज मास की वैल्यू 1 और एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 दैट इज 1 न्यूटन आ जाएगा. इट मीन्स अगर किसी बॉडी की मास 1 kg है और उस पर कोई फोर्स लगने के बाद वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है तो हम उसको बोलेंगे वह 1 न्यूटन है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? वह 1 न्यूटन फोर्स है. तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि एक्चुअली व्हेन वी होल्ड अ वेट ऑफ 100 ग्राम्स. ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली एग्जाम्पल है, ठीक है. ये लड़का एक्चुअली उस दिन शायद अब्सेंट किया होगा तो मे बी सिर्फ एग्जाम्पल लिख के छोड़ दिया, पूरा डाटा नहीं डाला यहाँ पे. आप इसको ऐसे लिखिएगा, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स को आप पहले ऐसे लिखना है. व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ व्हेन ए बॉडी हैविंग मास 1 किलोग्राम and we apply a force which produces acceleration of 1 meter per second square, then we can say that the value of force is 1 न्यूटन. यानी अगर किसी बॉडी की मास 1 किलोग्राम है और उस पर हम इतना फोर्स लगाए कि उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो हम बोलेंगे उस फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है. उसके बाद आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा. एग्जाम्पल में व्हेन वी होल्ड अ वेट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ आवर पाम. अब देखिएगा 100 ग्राम का मतलब क्या होता है. जैसे 100 ग्राम दिया ना, ये वेट है. क्या है? वेट. वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. अब यहाँ पे आपको देखिए वेट कितना दिया इन्होंने 100 ग्राम दैट इज मास इंटू जी. जी की वैल्यू लगभग 10 होता है अप्रॉक्स में, ठीक है ना. तो यहाँ से मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100/10 दैट इज 10 हो जाएगा, ठीक है. तो आप यहाँ से डाल सकते हो व्हेन वी होल्ड अ वेट ऑफ 100 ग्राम्स ऑन आवर पाम द फोर्स एक्सर्टेड बाई 100 ग्राम वेट ऑन आवर पाम इज अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग इक्वल टू 1 न्यूटन. तो आप इसको फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हो, लेकिन आपको डिफिनेशन वही लिखना है जो कि मैंने बोला है. आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 न्यूटन फोर्स की डिफिनेशन. इफ ए बॉडी हैविंग मास 1 kg प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई अप्लाइंग अ फोर्स देन द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स विल सेट टू बी 1 न्यूटन. ठीक है ना. यहाँ से आपका 1 न्यूटन का डिफिनेशन निकल करके आ गया, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. जब मास की वैल्यू 1 होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 होगी, तब जाकर के फोर्स हमारा 1 न्यूटन होगा. तो अगर किसी बॉडी का मास 1 kg है, क्योंकि हम एसआई यूनिट पे कैलकुलेट करेंगे और उस पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस कर रहा है कोई फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे उस फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका अगर कोई पूछ दे डिफाइन 1 डाइन, बिकॉज मैंने बोला था कि डाइन क्या होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है. तो क्या बोलोगे? मतलब फोर्स इज इक्वल टू दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. यानी जब 1 ग्राम, क्या बोलोगे, क्योंकि मास के सीजीएस यूनिट में क्या होता है, ग्राम होता है. जब 1 ग्राम बॉडी पे हम इतना फोर्स लगाए कि उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो हम उस फोर्स को बोलेंगे या 1 डाइन है. ठीक है ना. तो आप ऐसे डिफिनेशन को खुद से भी निकाल सकते हो. डेट्स टू ईजी. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे क्वेश्चन है वाई ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स एट द टाइम ऑफ कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. अच्छा, आपने केयर किया होगा जब हम क्रिकेट खेलते हैं, एक्चुअली जब आपने देखा होगा विकेट कीपर्स को, आप तो नॉर्मली वॉच करते हो टीवी पे, जब जब वो बॉल को होल्ड करता है अपने हाथों में तो अपनी हैंड को पीछे की तरफ ले जाता है. ऐसा क्यों है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक क्रिकेट का प्लेयर किसी बॉल को कैच पकड़ता है तो अपनी हैंड को बार बार पीछे की तरफ मूव करता है. वाई? तो देखिए इसका आंसर क्या है, यह न्यूटन के लॉ से जुड़ा हुआ है. अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स एट द टाइम ऑफ कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. दिस इज डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द हैंड्स. प्रिवेंट इंजरी टू द हैंड यानी हैंड को या जर्क से इंजरी से बचाता है. बिकॉज, देखिएगा आगे, बिकॉज ए फास्ट मूविंग बॉल हैज ए लार्ज मोमेंटम. अब देखिए अगर बॉल किसी बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल तेज मूव कर रहा है, यानी मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होगा, पी इज इक्वल टू क्या था, मास इंटू वेलोसिटी. तो जब बॉल
की वेलोसिटी अधिक है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, अधिक होगा, और जो बॉल का मोमेंटम अधिक होगा तो हमें चोट अधिक लगेगा। तो आप देखिए, फॉर स्टॉपिंग दिस क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू जीरो। अब उस क्रिकेट बॉल को हम रोकना है तो हम ऐसा करते हैं, उसका मोमेंटम जीरो कर दें, क्योंकि मोमेंटम जितना कम होगी हमें चोट उतना कम लगेगा। जैसे आप समझिएगा, अगर आपका पाम हो गया, थोड़ा सा हम ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है, मान लो पाम हो गया आपका, और मान लीजिए एक टीचर है कोई जो आपको स्टिक से पीट रहे हैं, यहाँ पे आपको वो स्टिक लगा रहे हैं, अगर वो जोर से मारेंगे, मतलब स्टिक को जितना ऊपर से लाएंगे उतना आपको अधिक चोट लगेगा, क्योंकि जितना ऊपर से आएगा उतना अधिक वेलोसिटी होगा। तो जब वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा, और जब मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो आपको चोट अधिक लगेगा। और अगर मान लीजिए आपका पाम है और कोई बिल्कुल यहाँ से नीचे से स्टिक लाता है तब मारता था, आपको चोट कम लगेगी। लेकिन एक चीज़ केयर करना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। जैसे मान लीजिए पाम 1 हो गया और ये पाम 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको पीट रहा है, मान लीजिए एक यहाँ से स्टिक गिराया जाए और स्टिक यहाँ से, लेकिन एक चीज़ केयर करना है, दोनों का ना फोर्स सेम लगना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जब हम यहाँ से गिरा रहे हैं तो खूब जोर से मारे और यहाँ से गिरा रहे हैं तो खूब धीरा मारे, ऐसा नहीं, आप फोर्स सेम लगाओ, ठीक है ना, दोनों में फोर्स सेम लगा के मारो, तब देखना इसको कम चोट लगेगा और इसको ज़्यादा चोट लगेगा। क्योंकि फोर्स जब सेम है ना तो इसका ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो P = M भी, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा, हैज़ टू बी रिड्यूस टू जीरो। नाउ व्हेन अ प्लेयर मूव्स back his hands on catching the fast ball, then the time taken to reduce the momentum of a ball to zero is increased due to, देखिएगा, due to more time taken to stop the ball, the rate of change of momentum of a ball is decreased and hence a small force is exerted on the hand and therefore we pressurize less। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये मान लीजिए आपका पाम हो गया, ठीक है, और अगर आप क्रिकेट बॉल को रोकते हो तो रोकते टाइम जब अपने आप हैंड को पीछे लेकर के चलोगे तो बॉल आपके हाथ में लेट से आएगा, यानी आपका टाइम इंक्रीज होगा, समझिएगा। और मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ में एक फॉर्मूला आपको दिया था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको याद होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही था ना न्यूटन का सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो है, द रेट मीन्स पर यूनिट टाइम और चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हो गया, मतलब फाइनल मोमेंटम MB माइनस इनिशियल मोमेंटम MU। तो चेंजिंग हम ऐसे ही निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम। अब समझिएगा, ये फोर्स लगने वाला है, ये फोर्स था हमारा, ठीक है। अब बताइए, अगर हम हाथ को पीछे खींचेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर बॉल को हम जल्दी से रोकते हैं तो टाइम कम लगेगा, और जब हैंड को पीछे खींचेंगे तो टाइम बढ़ेगा, और जब टाइम बढ़ेगा तो ये देखिए फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि टाइम और फोर्स एक दूसरे के यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब फोर्स रिड्यूस होगा तो हमें चोट भी कम लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम जीरो लगेगा, उसके तुलना में थोड़ी बहुत कम चोट लगेगी हमें, जितना पहले लगने वाली थी। और ऐसा आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप क्या करो, अपने किसी एक फ्रेंड या अपने भाई बहन से बोलो कि आपको बॉल फेंके और आप बॉल को रोको। यहाँ पे मान लो आप खड़े हो और यहाँ पे आपका ब्रदर खड़ा के बॉल आपको दे रहा है अपनी हैंड से, ठीक है, और आपका हैंड यहाँ पे, आप इससे बोलो आप सेम फोर्स से वो बॉल को फेंके 2 बार, एक बार आप अपने हैंड को यहाँ पे रख के रोको और एक बार आप अपने हैंड को थोड़ा पीछे करके रोको। आप फील करना दोनों में चोट आपको ज़्यादा कब लगती है, जब यहाँ पे रहोगे तो आपको चोट ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब अपने हैंड को आप पीछे ले जाओगे तो चूँकि बॉल को आपके हैंड तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक क्रिकेटर कैच को रोकते समय अपनी हैंड को पीछे ले जाता है ताकि टाइम इंक्रीज करे और फोर्स कम लगे और उसको चोट कम लगे, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना, और बॉल स्लिप भी नहीं करता उससे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, देखिएगा, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, फ्रॉम रेस्ट आपको कुछ याद होगा, जब रेस्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हैं, और जब ब्रेक लगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 रखते हैं। तो फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन, और एक हिल से कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, यानी देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 400 मीटर, टाइम 20 सेकेंड दिया, फाइंड इट्स एक्सिलरेशन। अब हमें एक्सिलरेशन निकालना है एंड फाइंड द फोर्स भी निकालना है हमें ऑन 7 मीटर टर्न के लिए। तो समझ जाइएगा सिंपली, आपको दिया UST, मास आपको 7 मीट्रिक टन दिया है, तो पहले 7 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीट्रिक टन में 1000 kg होते हैं, तो 7 मीट्रिक टन में 7 × 1000 = 7000 kg हो गया। अब आपको S दिया है, T दिया है, A दिया है, हम यहाँ से और U भी दिया है, तो यहाँ से हम अगर कंक्लूजन करें तो एक्सिलरेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो S = UT + ½ AT², यहाँ पे S की वैल्यू, U की वैल्यू, T की वैल्यू, A और A, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो A की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है देखिए मैं दिखाता हूँ।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आपको दिया 400, दैट इज यू टी। यू की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, यानी 400 और 0, तो 400 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ये 400 हो गया। यानी आपका कुछ ऐसा इक्वेशन हो गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट के 200 हो जाएगा ना, यानी 400 इज इक्वल टू ए इंटू ये हो जाएगा कितना 200, ए इंटू 200, तो ए बराबर क्या हो सकता है आपका, दैट इज 400 बाई 200, मर गया, और 2 टू 4, यानी ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब आपको फोर्स निकालना है, देन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो आप यहाँ से इसको पुट करके निकाल सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पे आपका फोर्स की वैल्यू निकल करके आ गया। तो इतना इजी था क्वेश्चन। अब बात करते हैं न्यूटन्स की सेकेंड लॉ। आपको याद होगा मैंने बोला था इसका एक बुक था प्रिंसिपिया, उसने प्रिंसिपिया में अपना तीसरा लॉ भी लिखा हुआ है। 2 लॉ हमने कर चुका है और न्यूटन का लास्ट लॉ है, एंड दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रैक्टिकल लाइफ। और ये लॉ न्यूटन ने किसी से चोरी नहीं किया था, ये उसकी खुद की लॉ है और बहुत ही ट्रूथ और सटीक लॉ है, और इस लॉ का प्रयोग हम बहुत जगहों पे करते हैं। तो देखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप पहले एक एक्सपेरिमेंट करो। अगर मैं आपको एक स्टिक लगाता हूँ, जैसे अपने हाथों से आपको पीटता हूँ मैं या कोई भी, तो जितना चोट आपको लगेगा उतना चोट उस पर्सन को भी लगता है, ऐसा साइंस बोलता है और ये रियलिटी भी है। यानी अगर आप किसी को पीट रहे हो, जैसे मान लो मैंने आपको स्लैप किया, तो जितना चोट आपके स्लैब पार्ट्स पे लगेगा उतना चोट मेरी पाम पे भी लगेगी। न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है कि मान लीजिए अगर एक बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी पे आप जितना फोर्स लगाओगे, जैसे मान लीजिए इस बॉडी पे आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यह बॉडी भी आप पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, यानी अपोजिट, ठीक है ना। ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। इसको थोड़ा लैंग्वेज में देखते हैं। वेन एवर वन बॉडी एक्सॉट, एक्सॉट मीन्स लगाना, ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सॉट एन इक्वल फोर्स and opposite force, equal and opposite force on the first body, this is called Newton's third law of motion। ये समझिएगा, इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर एक बॉडी है, समझना है यहाँ पे, ठीक है, इस पर आप इधर फोर्स लगाते हो 20 न्यूटन, ठीक है ना, तो यह बॉडी आप पे भी फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन का, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट, देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है बट लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट हो गया। आपका फोर्स इधर लग रहा था तो ये बॉडी आप पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये रियलिटी भी है। अभी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। अगर मान लीजिए एक बॉडी आपके पास, ठीक है, अगर आप इस पर फोर्स लगाते हो वैसे यहाँ पे 20 न्यूटन, ठीक है ना, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपके बॉडी पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा ए वाला बॉडी 20 न्यूटन का। यही लॉजिक होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। यानी बैलेंस, आपको बैलेंस फोर्स याद आ रहा होगा, यही था ना बैलेंस फोर्स की, अगर इधर से 20 न्यूटन है तो इधर से 20 न्यूटन जाएगा, और यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और आपको याद होगा जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डिस्कस कर रहा था, तब मैं बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स को बचाने के लिए, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को बचाने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। यह एक इमेजिनरी फोर्स है, मैं आपको बोला था, और फ्रिक्शन फोर्स एक लॉसिंग फोर्स है, यानी इसको हम कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टॉपिक को रिलेट कीजिए, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी अगर कोई बॉडी है उस पर हम 20 न्यूटन की फोर्स, कितना न्यूटन की फोर्स लगाए, मान लीजिए x न्यूटन इधर की तरफ, तो ये बॉडी आप पे x न्यूटन की फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्शन और रिएक्शन, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। एक्शन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नॉन एज एक्शन। जैसे मान लीजिए ये आपका एक फर्स्ट बॉडी है, जैसे कि ये आपका दीवार है, ठीक है ना, इसको हम, और ये आपका ये हैंड है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ना इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो जिस पे फोर्स लगता है वो होता है फर्स्ट बॉडी, और जो फोर्स लगाता है वो होता है सेकेंड बॉडी। जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, सेकेंड बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी पे सेकेंड बॉडी ने जितना फोर्स लगाया, इस फोर्स को एक्शन बोलते हैं। और अब फर्स्ट बॉडी ने जितना फोर्स सेकेंड बॉडी पे लगा देगा, इसको रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। ये अपनी एजम्पशन के ऊपर है, फर्स्ट और सेकेंड बॉडी, ये आप जैसे भी मानो। जैसे कि ये देखिएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी, ये हमारा हैंड है, हम फर्स्ट बॉडी, अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये होगा एक्शन, और ये इस पर हम जितना फोर्स लगाएगा हम पे होगा रिएक्शन। यानी अगर मैंने आपको पीटा तो मैंने जितना फोर्स लगाया वो एक्शन होगा, और आपके बॉडी का पार्ट्स, मेरे बॉडी पार्ट्स पे जितना फोर्स लगाया वो होगा रिएक्शन। डेट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। आपको समझ में आ रहा भी होगा कि रिएक्शन क्या होता है, किसी के एक्शन का जवाब देना, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन। जैसे मैंने कुछ कहा तो ये मेरा एक्शन हुआ,
और आपने उसके बदले में कुछ बोल दिया, ये आपका रिएक्शन हुआ। ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्रिया और प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिया एंड प्रतिक्रिया बल। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर आप इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगाओगे तो आपने एक्शन दिया और बॉडी आप पे जितना लगाएगा वो आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो आपका एक्शन अगर 20 न्यूटन है तो रिएक्शन भी 20 न्यूटन का ही होगा। दैट्स इज द लॉजिक। अब देखिए यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। हाउ डू वी वॉक, हम टहलते कैसे हैं, इसका आंसर समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा पैर हो गया, ठीक है, इसमें 5 फिंगर्स हो गए, जो भी है, ठीक है, और हम जमीन पे चल रहे हैं, समझना है इसको। हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, समझना है, ठीक है। हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो अपनी पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। लॉजिक देखिए क्या होता है, जब हम इधर मूव करना चाहते हैं तो हम अपने पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ छोड़ते हैं। तो अगर हम पीछे की तरफ मान लीजिए 20 न्यूटन से छोड़ रहे हैं तो ज़मीन अब अपोजिट हमको 20 न्यूटन से छोड़ेगा और हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। ये होता है, इस तरह से हम वॉक करते हैं। अब देखिए जितना जल्दी जल्दी हम अपने पैर को ज़मीन पर मूव करेंगे, जैसे खूब फास्ट मूव करते हैं, उतना फास्ट हम ज़मीन को पीछे की तरफ छोड़ेंगे, और जितना ही फास्ट हम ज़मीन को पीछे छोड़ेंगे ज़मीन उतना ही फास्ट हमें आगे की तरफ छोड़ेगा और हम उतना ही तेज़ वॉक या रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दौड़ते हैं ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सभी लॉजिक एक हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा रहा है, इसका आंसर मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण जो मैं आपको बताया हूँ, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सीलरेशन इन द टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। लेकिन दोनों बॉडी पे एक्सेलरेशन इक्वल प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, समझना है यहाँ पे ध्यान से। मास जैसे आप वॉक कर रहे हो तो क्या आपका मास और बॉडी का मास एक है? नहीं है, तो कभी भी एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, समझना है। दिस इज बिकॉज द टू बॉडीज ऑन विच एक्शन एंड रिएक्शन आर हैविंग डिफरेंट मासेस, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास, वेयर एज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द लेस, मतलब जो बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, समझना है यहाँ पे, सॉरी लेस होगा जिसका। यहाँ पे देखिए एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट यूजुअली हैव डिफरेंट मासेस, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास। क्योंकि देखिएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो जिस बॉडी का मास कम होगा ना उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी जो बॉडी एक हल्का बॉडी है उसको आप फोर्स लगाओ तो ज़्यादा तेज़ भागेगा, तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखना है विल बी लेस इन द बॉडी हैविंग मोर मास। बस ये हो गया। थोड़ा सा इसमें आपको ऐड कर देना है हाउ डू वॉक में। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे सो व्हेन, अब मैं बोल देता हूँ, आप सुन के लिख लो। सो व्हेन वी वॉक ऑन अर्थ देन अर्थ ऑल्सो exert a force on our feet, so we move forward। और इस तरह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, हम अगर अर्थ की तरफ, समझना है यहाँ पे, ये आपका अर्थ हो गया, हम अर्थ की तरफ अगर मान लो पैर जैसे हम मूव करेंगे, आप इसको फील करो। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप कैसे चलते हो, समझना, इसको फील करो जरा। आप चलते कैसे हो? जब आप वॉक करते हो, वॉक करके देखो, अभी वॉक करो, जब आप वॉक करते हो तो ज़मीन को पीछे की तरफ छोड़ते हो अपनी पैर से, इसको केयर करना। अभी वॉक करके चेक कर लो, जब आप चलते हो तो अपने पैर को कुछ ऐसे खींचते हो ज़मीन पे कि ज़मीन लगता है पीछे की तरफ धकेल रहे हो आप। तो जब आपने ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश किया, यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन मतलब हैंड की द्वारा समझा नहीं पा रहा क्योंकि आप मेरी हैंड्स को देख नहीं पा रहे हो, तो आप इसको ना प्रैक्टिकल करो, क्योंकि प्रैक्टिकल की चीज़ें आप थ्योरी में नहीं समझ पाओगे इसे। आप ना भी वॉक करो, ठीक है, और ज़मीन पे चलो और देखो आप कैसे चल रहे हो। आप जब चलोगे तो रियल में आपका पैर ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलेगा। तो जब आपका पैर ज़मीन को पीछे की तरफ, इधर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है, तो ज़मीन न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपको आगे की तरफ धकेलेगा। यही रूल है न्यूटन थर्ड लॉ, और आप आगे की तरफ मूव करोगे। लेकिन आप जितना फोर्स दोगे ना उससे अधिक फोर्स आप पे लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी अर्थ की तुलना में हल्का है। ये यहाँ पे लॉजिक डाला गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वॉक करते हैं। घोड़ा गाड़ी को ऐसे नहीं खींचता है। कोई पूछे हाउ अ हॉर्स पुल द कार्ट, तो कैसे खींचता है? हॉर्स जब चलता है ऐसे टुक टुक तो अपनी पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलता है और ज़मीन उसको आगे की तरफ धकेलती है। क्योंकि हॉर्स का मास कम है तो ज़मीन उसको ज़्यादा तेज़ धकेलेगा और घोड़ा गाड़ी को आगे की तरफ खींच लेता है। सिमिलरली जब हम पीछे की तरफ घूमते हैं, हम पीछे की तरफ भी वॉक करते हैं। जब इधर आना चाहते हैं तो ज़मीन को हम इधर छोड़ते हैं, तो ज़मीन हमको इधर छोड़ता है और हम इधर की तरफ मूव कर जाते हैं। ये होता है लॉजिक। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, मतलब जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स ये सब कैसे उड़ते हैं? ये सब भी ना न्यूटन के थर्ड लॉ पे। आपने एक बहुत ही फेमस इसरो का नाम सुना होगा आपने, इसरो, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की
सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी खोज होती है। उसी तरह जैसे भारत के लिए इसरो है, सेम अमेरिका के लिए नासा है, नासा NASA, इसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। उसी तरह जापान के लिए जाक्सा होता है, क्या होता है, JAXA, जापानी स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। तो हर स्टेट्स की जो स्पेस एजेंसी है ना उनकी अलग अलग नेम है। फॉर इंडिया इसरो, फॉर अमेरिका नासा एंड फॉर जापान जाक्सा, ठीक है ना। उसी तरह चाइनीज़ की स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। तो हर देश की एक अलग अपनी अपनी स्पेस एजेंसियां होती हैं। तो आपने अभी लेटेस्ट चंद्रयान 2 का नाम सुना होगा, दैट इज चंद्रयान 2। आपको पता है चंद्रयान 2 फेल कर गया, ये बहुत मतलब दुख की बात है। बट हैविंग सेड दैट, जब आपने बार बार न्यूज़ चैनल्स पर आप वीडियो देख रहे होंगे इसका, देखना ये रॉकेट्स हो गया, जब ये उड़ता होगा तो पीछे बहुत धुआं छोड़ता होगा, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है ना। तो देखिए इस धुएं में इतनी प्रेशर होती है, जितना प्रेशर से धुआं नीचे आता है, समझना इसको, जितना प्रेशर से धुआं नीचे की तरफ आता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ये मान लीजिए आपका रॉकेट हो गया, ठीक है। अब ये धुआं छोड़ेगा नीचे की तरफ स्मोक, तो जितना प्रेशर से स्मोक ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड उसको उतना ही प्रेशर से ऊपर भेजेगा और इस तरह से रॉकेट उड़ जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो सब के सब न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक टॉपिक है, उस पर काम करता है। अभी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हैं, हम मोमेंटम सिर्फ पढ़ें, अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपको याद रखना इसरो के बारे में, तो आपको हमेशा याद रखना इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह भारत में एक और भी इंस्टीट्यूट है, दैट इज कॉल्ड DRDO, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसका हेडक्वार्टर अभी के सिवान, आपको पता होगा इसके अध्यक्ष हैं, और इसके हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है, ठीक है ना। बेंगलोर यानी कर्नाटका की कैपिटल। तो DRDO, ओके। और इसरो, ये दो इंडियन की इंडियन स्पेस एजेंसी, इनको आपको याद करना है। और जापान वाला याद रखना है JAXA, और अमेरिका की क्या है, NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, और DRDO की भी स्थापना 1958 में ही किया गया था, ठीक है। ये दोनों भी आप याद कर लेना। तो देखिएगा, हाउ जेट एंड रॉकेट फ्लाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है। द हॉट गैसेस, क्योंकि वो गैसेस, इंजन जब स्टार्ट होता है तो गैसेस हॉट ही होंगे। आप बाइक का देखो, जब इंजन स्टार्ट हो जाए, कुछ समय तक वॉक कर जाए, तो उसके धुएं गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्टेन्ड बाई रैपिड, रैपिड मीन्स बहुत तेज़ी से, बर्निंग ऑफ फ्यूल। अच्छा एक बात बता आपको, रॉकेट्स में डीजल पेट्रोल ऐसा फ्यूल यूज़ नहीं होते हैं, उसमें जनरली हाइड्रोजन गैस को या उससे भी उच्च क्वालिटीज़ के जो फ्यूल होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि हम रॉकेट्स में डीजल डालते हैं, केरोसिन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, कोयल डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कोल देखिएगा, द हॉट गैसेस ऑब्टेन्ड बाई द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रस आउट ऑफ अ जेट एट द रियर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट। रियर मीन्स पिछला, रियर मीन्स पिछला, जैसे एयरक्राफ्ट है तो उसके पीछे की तरफ से ही रस में निकलता है धुएं, उसके हॉट गैसेस एयरक्राफ्ट एट अ ग्रेट स्पीड, एट अ हाई स्पीड, ठीक है। द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड गोइंग गैसेस पुशेस द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड। और मतलब जितना हाई स्पीड से वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, उतना ही हाई फोर्स से ग्राउंड उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है ना। ग्रेट स्पीड, ड्यू टू दिस रीजन द जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स फ्लाई इन द स्काई, इट वर्क्स ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको अभी बता भी दिया, दैट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन पे वर्क करेगा। अच्छा एक चीज़ आप और केयर करना, आपने सुना होगा हरीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हैदराबाद में है, इंडिया की हैदराबाद, ठीक है। तो उनकी जो सॉइल होती है, मिट्टी ना, वो बहुत ही हाई प्लस्टॉड होते हैं, उनकी बहुत ही क्लोज पैकिंग किया जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि क्या हम रॉकेट्स को, अच्छा एक सिंपल सी क्वेश्चन है, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, क्या हम रॉकेट्स को अपने घर से उड़ा सकते हैं? नो, बिकॉज अगर रॉकेट्स की धुआं इतनी प्रेशर मारेगा कि हमारी जो घर की छतें हैं वो भी उड़ जाएगी, उतनी मजबूत है नहीं। तो रॉकेट्स तो बाद में उड़ेगा, पहले हमारे घर ढह जाएंगे, और जब घर टूट जाएगा तो प्रेशर तो लगने वाला है नहीं। हम अपने ग्राउंड से भी उसको नहीं उड़ा सकते, क्योंकि इतनी प्रेशर देगा कि ग्राउंड में होल कर देगा। उनकी ज़मीन को ना बहुत मजबूत बनाया जाता है, आप लोग हायर क्लासेस में जान जाओगे, बस थोड़ा सा आपको अभी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा अगला है व्हाई द गन रिक्वायर्स, यानी बंदूक पीछे की तरफ क्यों हटता है। आपने कभी फायर किया है ना, नॉर्मल शादी वगैरह में तो हर कोई फायर करते हैं, ये ट्रेड ही हमारी तरफ परंपरा है ऐसा। तो आप कभी बंदूक से गोली निकालो हवा में ऊपर की तरफ, किसी पर्सन की तरफ नहीं, ठीक है। देखना जब गोली आगे की तरफ निकलेगा ना, आपका बंदूक पीछे की तरफ आता है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि बंदूक से बुलेट जितना ही स्पीड से निकलेगा, उतना स्पीड से वो बंदूक को पीछे की तरफ धकेलेगा और बंदूक पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ए भी वर्क करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ही, तो ये आपको खुद से अब पढ़ लेना है। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, फायर्ड मीन्स निकाला जाता है, फ्रॉम ए गन द फोर्स सेंडिंग
द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, इट मूव्स ओनली ए लिटिल डिस्टेंस। हाँ, लेकिन मास की गन हाई है, समझना आपको। अब तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि तब बुलेट जितना दूर गया उतना दूर आपको अब गन भी पीछे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं बताया अभी एक्सेलरेशन का केस दे करके कि बुलेट का मास कम है और गन की मास अधिक है, तो जिसका मास अधिक है ना वो कम पीछे हटेगा और जिसका मास कम है वह ज़्यादा पीछे हटेगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो चूंकि गन का मास अधिक है तो वह कम पीछे हटेगा और बुलेट अधिक आगे निकल जाएगा। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि जिसका मास अधिक होता है ना उसमें एक्सीलरेशन कम होता है। तो एक बंदूक की मास एक बुलेट की मास से काफ़ी अधिक होती है, तो फोर्स तो सेम अप्लाई किया तो बुलेट बहुत आगे निकल गया, लेकिन चूंकि गन का मास अधिक है तो उतना ही फोर्स रहेगा, लेकिन ये कम पीछे की तरफ हटेगा, लेकिन पीछे की तरफ हटेगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, लेकिन खूब भारी आप गन रख लो और छोटा सा बुलेट निकालो तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये तो प्रेशर दिया इस पर, लेकिन ये मास अधिक होने की वजह से पीछे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, द केस ऑफ बोट एंड द शिप सेम। अच्छा देखना, आप बोट पर से जब कूदते हो, कभी आप ट्राई किए होंगे, तो जब आप बोट से आगे जंप करोगे तो बोट पीछे की तरफ हटता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप बोट की तरफ आगे जंप करोगे ना, बोट आगे, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप बोट पे पीछे की तरफ मारोगे और बोट पीछे की तरफ झुक जाएगा। या आप ऐसे सोचो, जब आपको जंप करना है, ये बोट है मान लीजिए, आपको जब जंप करना है तो आप बोट की तरफ पीछे फोर्स लगाओगे तो बोट आपको आगे धकेल देगा, आप आगे की तरफ चले जाओगे और बोट पीछे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बोट का मास अधिक है तो बोट कम पीछे आएगा और आप ज़्यादा आगे जाओगे। ये लॉजिक होता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगला वीडियोज़ में देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो भी है। ठीक है ना, ये देख लेते हैं, केस ऑफ होस और पाइप। यहाँ पे ए आर और लगा देना। होस समझते हो, जो गैस सिलेंडर में पाइप होते हैं उनको होस बोलते हैं। गैस सिलेंडर जो बर्नर में सिलेंडर को कनेक्ट करता है ना, या वेल्डिंग जब करते हैं तो वो जो पाइपें होती हैं ना उसको होस बोलते हैं, उसको पाइप नहीं बोलते हैं। और पाइप आपको जनरली पता होगा, जैसे वायरिंग पाइप्स होते हैं या पंपिंग सेट जब हम चलाते हैं तो वो पाइप्स होते हैं। ठीक है ना। तो द केस ऑफ होस और पाइप, इसमें भी यही होता है। अब देखना, मान लीजिए पाइप हो गया, इसमें पानी जरा आप यहाँ पे पैर लगा दो धीरे से, पानी पीछे की तरफ हटेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पैर लगाया तो पानी आपके पैर पे प्रेशर दिया, तो जितना प्रेशर पानी आपको दिया उतना ही प्रेशर से पानी पीछे भी हटेगा और पानी पीछे की तरफ मूव कर जाता है। और उसको हम बोलते हैं क्या? कैविटी फॉर्मेशन बोलते हैं। आपको हायर क्लासेस में जानना है एक्चुअली। ठीक है ना। देखिएगा, द बैकवर्ड मूवमेंट एट द होस पाइप, होस या पाइप इज ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ वाटर रशिंग थ्रू इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको लिख करके और लर्न कर लेना, एनी हाउ आपको लर्न करना है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से देखेंगे, इसको अभी आपको नोट्स में लिखना भी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये वीडियो लंबी हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो जितना फोर्स आप इस पे लगाओगे ना उतना ही फोर्स ये भी आप पे लगाएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा। जैसे आप 20 न्यूटन अगर इस पे लगाते हो तो ये भी आप पे 20 न्यूटन लगाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में लगा देगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक मैटर है कि जो बॉडी हल्का होगा वो ज़्यादा मूव करेगा और जो बॉडी भारी होगा वो कम मूव करेगा। ये आपको याद कर लेना बस। और इसी पे इतने सारे एग्जांपल्स में दिया, समझाया, जो आपको डिस्कस कर लेना है। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बार बार ज़मीन पे वॉक करो, देखो आप ज़मीन को छोड़ किधर रहे हो और ज़मीन आपको किधर धकेल रहा है। इस तरह से आप करके देख सकते हो, आगे पीछे सब तरफ मूव करके आप खुद से चेक कर लो। ठीक है ना। ओके, थैंक्स।